हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बिजनेस सर्विसेज का पार्ट नंबर 3 हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले बैंकिंग सर्विसेज और बिजनेस सर्विसेज की कंप्लीट डिटेल देख ली थी। आज की वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं इंश्योरेंस की और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के पूरे टॉपिक को आज खत्म कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जनाब, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ गई है। अगर मैं आपसे बोलूं सादा भाषा में इंश्योरेंस क्या होता है, तो हमने गाड़ी ली और उसके बदले में हमने उसका इंश्योरेंस करा लिया। इंश्योरेंस की वैल्यू गाड़ी की वैल्यू से अप्रोक्सीमेटली 1/40 के आसपास की होती है, यानी इतने अमाउंट का प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। पहले देखते हैं इसका एक लीगल डेफिनेशन। तो ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। किन के बीच में? दो पार्टीज के बीच में। एक है इंश्योरर और एक है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब हम लोग, हमारा सामान जिसके बारे में हमने इंश्योरेंस कराया है, और इंश्योरर का मतलब वो कंपनी जिसने हमारा इंश्योरेंस किया है। अब वो क्या करती है? इन विच द इंश्योरर एग्रीज, कंपनी मानती है, एग्री करती है टू मेक गुड। अब देखो, इंश्योरेंस के अंदर लैंग्वेज बहुत काम की होती है। आपको पेपर के अंदर लैंग्वेज ढंग की लिखनी है। लैंग्वेज अच्छी लिख दोगे, नंबर अपने आप आ जाएंगे। देखो क्या बोला इसने, इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। यानी कि इंश्योरर कहता है टू मेक गुड, मैं अच्छा कर दूंगा। क्या अच्छा कर दूंगा? द लॉस ऑफ इंश्योर्ड, कि अगर तुझे कोई लॉस होता है तो मैं उसको अच्छा कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? इंश्योरेंस कंपनी कह रही है। किसको? इंश्योरेंस करवाने वाले को। कब करूंगा? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जब कोई काम होगा, मान लो आग लग गई या टूट फाट गया, उस पर्टिकुलर कंडीशन में। पर अच्छा क्यों करूंगा? क्योंकि मैं उसके बदले में तुझसे क्या ले रहा हूं? इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। मैं तुझसे प्रीमियम ले रहा हूं। अब इस पूरी चीज को एक लॉजिकल एग्जांपल से समझो। मान लो कि आप जो है ना, अपना एक लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। क्या कराते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। समझने के लिए समझो। मैंने आपका लाइफ इंश्योरेंस कराया 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस हुआ। यानी कि अगर आप मरते हो, कुछ होता है, तो आपकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे। पर ये केस के अंदर 10 लाख रुपए कंपनी आपको क्यों देगी? क्योंकि आप कंपनी को थोड़ा थोड़ा सा पैसा दे रहे हो। क्या कर रहे हो? हर 6 महीने में या हर साल में आप एक फिक्स अमाउंट का प्रीमियम कंपनी को दे रहे हो। लेट अस सपोज कि आप कंपनी को 34,000 रुपीज पर ईयर दे रहे हो। 34,000 रुपीज पर ईयर दे रहे हो, अगले मान लेते हैं 10 साल या 15 साल के लिए। जिसके बदले में कंपनी कहती है कि अगर आप मर जाते हो या नहीं मरते, ज्यादा जी जाते हो, तो 20 साल बाद हम आपको 10 लाख रुपए रिटर्न कर देंगे। यानी आपने करीब 4-5 लाख रुपए दिए, कंपनी बदले में आपको 10 लाख रुपए रिटर्न करने को एग्री करती है। तो ये जो आप अमाउंट दे रहे हो, इसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। यानी कि आप कंपनी को छोटा थोड़ा सा पैसा दे रहे हो कि भैया तू रख ले, देख अभी मेरे पास है ना, अभी पैसा है और अभी आग नहीं लगी है, तू रख ले, जरूरत पड़ गई तो तू मुझे वापस दे देना। समझ में आ गया? इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, द होल एग्रीमेंट इज इन रिटर्न एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पूरा एग्रीमेंट रिटर्न में होता है और इसको इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब देखो, इंश्योरेंस के अंदर दो प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं बेसिकली। एक जिसमें पैसा मिलना तय है, एक जिसके अंदर पैसा मिलना तय नहीं है। जैसे हमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, तो अगर 1 साल के अंदर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो आपका पैसा चला गया। तो इस कंडीशन में आपका इंश्योर तो है, पर अश्योरेंस नहीं है कि आपको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आप मर जाते हो तो भी पैसा मिलेगा आपके घर वालों को, नहीं मिलते, मरते हो, लंबे समय तक जीते हो, तो आपको मिल जाएगा आफ्टर मैच्योरिटी। समझ में आ गया? क्लियर है? अब बात करते हैं इंश्योरेंस काम क्या करता है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस? पहला, सर्टेनिटी, यानी आपको पता है, सर्टेनिटी मतलब पता होना। मुझे पता है कि अगर कुछ हैपनिंग हो जाती है तो मुझे पैसा मिल जाए। इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मेरे को पैसा मिल जाएगा, मैं सर्टेन हूं, मुझे पता है, मैं थोड़ा सा माइंड से रिलैक्स हूं। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। लॉस होने पर आपको प्रोटेक्ट करा जाता है, मतलब बेसिकली आपके उस लॉस को कवर कर दिया जाता है। रिस्क शेयरिंग होती है।
अब आप इकलौते नहीं हो जिसको ये टेंशन है कि यहाँ आग नहीं लग जाए। आपके साथ-साथ इंश्योरेंस कंपनी भी है, जिसको इस बात की टेंशन है कि अगर यहाँ आग लग गई तो उसको भी पैसा देना पड़ रहा होगा, ठीक है? और साथ-साथ में वो कंपनी आपके पैसे को यानी आप जो प्रीमियम उसे देते हो, वो उसे घर पे नहीं रखती है, वो उसको इन्वेस्ट करके उससे पैसा बनाती है और इसी वजह से वो आपको अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न करती है अगर कुछ होता है तो। समझ में आ गया? अब बात करते हैं, मान लो आपके पास एक फैक्ट्री है और आपको उसका इंश्योरेंस कराना है। तो आप कैसे कराओगे या कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इंश्योरेंस करा रहे हो? क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जब लॉस हो जाता है तो कंपनी मुकर जाती है। कंपनी बोलती है साहब हम तो नहीं देंगे पैसा। क्यों बोलती है ऐसा? क्योंकि कोई ना कोई एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वहां पर ब्रेक हो जाता है। तो कौन कौन से कानून है, कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है बेटा अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब हम दोनों यानी मैं और इंश्योरेंस कंपनी, हम दोनों का इस पॉलिसी को लेने का मकसद जो है वो न्यूट्रल है और हम दोनों एक दूसरे से कोई बात छुपा नहीं रहे। क्या बोला? कोई बात छुपा नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस ले रहे हो पर आपने इंश्योरेंस कंपनी को यह नहीं बताया कि अगले महीने से मैं एक ऐसा प्रोडक्ट इसके अंदर बनाने वाला हूं जिसकी आग लगने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आपने नहीं बताया। अब क्या होगा? अब अगर आग लग जाती है उस वजह से ही तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी साहब आपने तो कहा था आप खिलौने बना रहे हो पर ये तो एक्सप्लोजिव बना रहे हो। एक्सप्लोजिव पे तो हम इंश्योरेंस देते ही नहीं है। हम तो आपको खिलौनों की फैक्ट्री पे इंश्योरेंस दे रहे थे तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। सिमिलर केस में मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया, आपने लिख दिया भाई मैं बिल्कुल चंगा हूं, बिल्कुल मस्त हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपकी डेथ हुई तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, उन्होंने देखा कि बंदे की डेथ हुई है डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज कम हो गई, शुगर लेवल कम हो गया है, ज्यादा हो गया इस वजह से। तो चेक किया जाएगा कि भाई उसको डायबिटीज कब थी और अगर ये पता लगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले वो डायबिटिक था और उसने ये बात छुपाई है तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट। जितने भी फैक्ट हैं जो कि जानना जरूरी है उन सारे फैक्ट को वो लोग डिस्क्लोज कर रहे होंगे टू ईच अदर एंड इज नो इंटेंशन एज एन नो इंटेंशन टू हाइड फैक्ट विच अफेक्ट द पॉलिसी। और दोनों के दोनों ऐसा कोई भी फैक्ट हाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे जिससे पॉलिसी बदल जाएगी। ये सेम कानून इंश्योरेंस कंपनी पे भी लागू होता है और इसलिए वो टर्म्स एंड कंडीशन छोटा सा लिखते हैं पर लिखते जरूर है। ठीक है ना? ताकि ऐसा ना हो कि बाद में ये बोले कि भाई तुमने तो बताया ही नहीं था। ठीक है? अगर फेल होता है इस कंडीशन में यानी कि बाद में पता लगता है कि किसी ने किसी से कोई ना कोई बात किसी ने किसी से कोई ना कोई बात छुपाई है तो उस कंडीशन में माना जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी नल है, वॉइड है, इसके बदले में कोई भी पेमेंट आपको नहीं मिल रहा होगा। समझ में आ गया? चलो दूसरा प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यानी कि मैं अगर किसी चीज का इंश्योरेंस करा रहा हूं तो वो चीज मेरे माजने की होनी चाहिए, मेरे काम की होनी चाहिए, उसका रिलेशन मेरे से होना चाहिए। अगर उसका रिलेशन मेरे से नहीं है तो मैं उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आपका 10 लाख का इंश्योरेंस करा दिया तो मैं कौन हूं? मेरा आपसे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है ना। तो भाई हम रिश्तेदार है, ना भाई है, ना बहन है, ना अड़ोसी है, ना पड़ोसी है। तो फिर मैं आपका इंश्योरेंस कैसे कराऊंगा? तो कॉन्सेप्ट ये है कि इंश्योरेंस जो है ना वो लॉस को नलिफाई करने के लिए होता है। यानी कि अगर आपको इमीडिएट कोई लॉस हो गया तो आप दुख ना मनाओ इसलिए आप इंश्योरेंस कराते हो। ये कोई गैम्बल नहीं है, सट्टा नहीं है कि मैं इस आदमी को देख रहा हूं, मेरे को लग रहा है 3 साल में मर जाएगा, इसका इंश्योरेंस मैंने करा दिया, पैसा मिल जाएगा मेरे को। ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस हम उसी का कराते हैं जिसका हमारे से कोई लेना देना हो। मैं अपने भाई का, अपने पिताजी का, अपनी माताजी का, अपनी घरवाली का, अपने बच्चों का इंश्योरेंस करा सकता हूं पर मैं उस आदमी का इंश्योरेंस नहीं करा सकता जिसको मैं जानता नहीं हूं, जिससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आसान है, इजी है। लैंग्वेज देखिए, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कोई लेना देना इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी पॉलिसी। यानी जो पॉलिसी के अंदर इस चीज का इंश्योरेंस हो रहा है उसका मेरे से कोई लेना देना होगा। आपके घर का इंश्योरेंस मैं नहीं करा सकता, वो आप ही कराओगे या आपके पिताजी ही करा रहे होंगे। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस आप नहीं करा सकते, वो मैं ही कराऊंगा। एटलीस्ट नाम तो मेरा ही उसके अंदर लिखा होगा। विदाउट दिस द पॉलिसी वुड बी अ गेम ऑफ गैम्बल। अगर मेरा कोई लेना देना नहीं है फिर भी मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं तो वो कुछ नहीं है, वो एक सट्टाबाजी है कि मैं बस आपके नाम पे एक सट्टा खेल रहा हूं, जीतते तो अच्छा, हारते तो अच्छा।
समझ में आ गया? और इसलिए लॉ इसको परमिट नहीं करता है, कानून के हिसाब से ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रिंसिपल के बाद आते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। इसको इंडिमिनिफाई भी बोलते हैं। पहले इसकी लैंग्वेज देखो, फिर अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं समझाऊंगा। द इंश्योरर अंडरटेक टू पुट द इंश्योर्ड इन द इवन ऑफ लॉस। यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको द इवन ऑफ लॉस पे खड़े कर देती है। सर इवन ऑफ लॉस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो आज सुबह में उठा, फैक्ट्री गया, बढ़िया काम चल रहा है, इसका इंश्योरेंस है, मेरे घर आके सो गया, अगले दिन मैं सुबह उठा तो फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जल गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस करा रखा था मेरे सामान का। कितने का? 10 लाख। पर जब आग लगी तो मेरी फैक्ट्री में 3 लाख का सामान था, 10 लाख का नहीं था। तो अब जब इंश्योरेंस का क्लेम मुझे मिलेगा तो वो 3 लाख के सामान पे मिलेगा, 10 लाख पे नहीं मिलेगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल है कि इंश्योरर आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं बना है, वो बस आपको उस जगह लाके खड़ा कर देगा जिस जगह आग नहीं लगती तो आप होते। समझ गए? यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस करा लिया, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए ही है। ठीक है, अब आप बोलो साहब ये तो टूट टाट गई, आप मेरे को 10 लाख का पेमेंट दो वापस। तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि उसकी आज की मार्केट वैल्यू जो होगी उतना पैसा आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? देखो, दैट इज इन द सेम पोजीशन दैट ही ऑक्यूपाइड जस्ट बिफोर हैपनिंग ऑफ द इवेंट। यानी कि आग लगने से पहले आप जिस स्थिति में थे, आपका सामान जितने का था उसके हिसाब से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपका सामान 2 का है, मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूं। समझ में आ गया? दैट इज इट इज नॉट अ पॉलिसी टू मेक प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है। चलिए अगला है कॉजा प्रोक्सिमा। क्या बोला? कॉजा प्रोक्सिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको एक पिक्चर देखी होगी आपने, ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड इसी कॉजा प्रोक्सिमा पे बनी है। कॉजा प्रोक्सिमा का मतलब होता है द कॉज और द रीजन ऑफ द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपको जो लॉस हुआ है वो लॉस उसी वजह से होना चाहिए जिस वजह को हमने इंश्योरेंस में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी मेरे साथ हुआ था, मेरी गाड़ी का क्लच प्लेट खराब हो गया। ठीक है, अब गाड़ियों में जब क्लच प्लेट लगता है तो वो काफी महंगा लगता है। ठीक है, हमारे पास फॉर्च्यूनर है तो उसका करीब 75,000 रुपीज का क्लच प्लेट डला। तो हमारे साथ वाले थे, वो तो बोला अरे इंश्योरेंस से चल जाएगा, चलो हम पहुंच गए। अब जब हमने बोला कि भैया हमने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसने बोला सर इस चीज का कोई इंश्योरेंस नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? सर ये नॉर्मल वियर एंड टियर में आता है। इंश्योरेंस होता है कि कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई माल फंक्शन हो जाए, उस वजह से आपको मिलता है। आप उसको खराब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, ये वियर एंड टियर है, इसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं होगा। 75,000 रुपए लगे थे मेरे। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर भी लागू होती है कि आपको जो लॉस हुआ है वो वही होना चाहिए जो कि आपने पॉलिसी में लिखा है। ठीक है, नहीं कोई और वजह से आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपने मान लो फायर इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, कि अगर भाई मेरी फैक्ट्री है उसमें आग लग गई तो हम क्या कहते हैं उसको रिवर्ट कर देंगे, यानी कि इंश्योरेंस मेरे को क्लेम हो जाएगा। पर आपकी फैक्ट्री में आग नहीं लगी, फ्लड के कारण आपकी फैक्ट्री खराब हो, अब क्या होगा? तो फायर इंश्योरेंस को कवर नहीं करेगा, बोलेगा भैया हमने तो आग लगने का बोला था, ये पानी फ्लड आने से कुछ होगा, हमने इसके बारे में थोड़ा ना बोला था, तो ये हम कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। तो ओ माय गॉड में वो बाय द एक्ट ऑफ लॉ, सॉरी एक्ट ऑफ गॉड वाली कहानी यहीं पे आती है। ठीक है, तो अगर सेम रीजन है तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, सेम रीजन नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5, सब्रोगेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या है कि भैया अगर मैंने तुझे पेमेंट करी है तो अब तू साइड हो जा, अब मैं इस कूड़ेदान में से भी कुछ निकाल के बेच दूंगा तो वो मेरा है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, गाड़ी पूरी तरीके से खत्म हो गई, आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोला देख भाई मेरी गाड़ी तो खत्म हो गई, अब तू मेरे को पेमेंट दे दे। उसने आपको पेमेंट कर दिया, तो अब वो गाड़ी जो है ना, जो कबाड़ खड़ा हुआ है, जो पूरा आधा पर्दा जला हुआ है, अब वो आपका नहीं, अब वो इंश्योरेंस कंपनी का है। इंश्योरेंस कंपनी उसको तोड़े निकाले खींचे मरोड़े कुछ भी करे और उसको करके बेच देगी। उसको अगर 10-20-50 हजार रुपए मिल रहे हैं तो वो आपके नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी के है। यानी कि एक बार आपका क्लेम सेटल हो गया तो आपके डेड प्रोडक्ट का
जिसके ऊपर आग लगी है, जो खराब हो गया, इसके बदले में आपने कंप्लीट इंश्योरेंस लिया है। अब इंश्योरर आपके जूते में खड़ा हो जाएगा, यानी कि इंश्योरर बोलेगा अब ये सामान मेरा है, आग तेरे फैक्ट्री में नहीं मेरे फैक्ट्री में लगी है, अब तू साइड हो जा, मैं इसको बेच-बाच के भी अपना सामान निकाल दूंगा। समझ में आ गया? यानी कि द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ इंश्योर्ड प्रोडक्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंश्योरर टू फ्रॉम इंश्योर टू इंश्योरर। ठीक है, जिसमें इंश्योरर है मतलब जो कंपनी है उसके पास ओनरशिप राइट आ जाएगा कि अब इसको मैं ले जाता हूं और मैं जैसे भी इसको बेचना चाहूंगा फिर उल्टा सीधा करके मैं वो कर करा के तेरा काम निपटा दूंगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, तो इंश्योरर हैज द राइट टू सेल इट एंड रिकवर सम मनी इफ पॉसिबल। अगर कोई मनी मिल जाती है तो वो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने एक बात सुनी थी कि भैया 1 लाख की अगर गाड़ी है तो आप उसका 10 लाख का इंश्योरेंस नहीं करा सकते। पर मान लो हम समझदार हैं, हमें पता है कि ये गाड़ी 6 महीने बाद चोरी होगी, हम ही करवाएंगे। ठीक है, गाड़ी की कीमत है मान लो 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख रुपए। कोई स्कूटी है, भाई मैं चोरी कराऊं, तो मैंने कंपनी ए को पकड़ा, उसको बोला भैया मेरा इंश्योरेंस कर दो, उसने कर दिया। मैंने 5,000 रुपए का प्रीमियम भर दिया, यानी कि पेमेंट कर दी उसको। इसने मेरा 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया कि भाई अगर गाड़ी आपकी चोरी होती है तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। मैं गया दूसरी कंपनी के पास, उसके साथ भी यही कहानी करी, उसने भी 5,000 रुपए का प्रीमियम लिया और 1 लाख का उसने भी इंश्योरेंस कर दिया। मैं गया तीसरी कंपनी के पास, उसके साथ भी सेम कहानी करी। तो मैंने टोटल 15,000 रुपए का प्रीमियम अब तक भर दिया है, पर 1 लाख इससे, 1 लाख इससे, 1 लाख इससे, 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया। ले सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही सामान पे 3-4 कंपनियों से इंश्योरेंस ले सकते हैं। पर मान लो 6 महीने बाद वो चोरी हो जाती है। अब बात आती है पेमेंट की। तो अब आपको पेमेंट कितनी मिलेगी वो ध्यान से सुनना। अब आपको मिल रहे होंगे 1 लाख रुपए, 1, 2, 3 तीनों के मिला के। क्या? तीनों के मिला के। यानी कि अब आपको 3 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। ये तीनों आपस में बैठेंगी, बोलेंगे अपन एक काम करते हैं, तीनों अपने अपने हिस्से का पैसा इस बंदे को दे देते हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। यानी कि अगर आपने एक ही चीज का 2-3 जगह से इंश्योरेंस करा रखा है तो इन केस ऑफ लॉस आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे। वो तीनों कंपनी एक टेबल पे बैठेंगी और अपना अपना हिस्सा आपको दे देंगी। वो आपको पूरा पेमेंट, ऐसा नहीं है कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना पेमेंट कर देगी। ठीक है, वही वाला केस आ गया कि भैया प्रॉफिट कमाने की चीज नहीं है, ये सिर्फ आपको लॉस से पहले वाली कंडीशन में खड़ा कर देती है। यानी if a person has undertaken more than one policy for the same subject, एक ही चीज की आप एक से ज्यादा अगर पॉलिसी लेते हैं, then all the insurers will contribute the amount of loss proportionately। सारे के सारे इंश्योरर बैठकर प्रोपोर्शनेट लॉस आपको दे देंगे, अपना अपना हिस्सा फॉर दी एक्चुअल लॉस। यानी टोटल कंपनसेशन जो आपको मिलेगा वो उतना ही होगा जितना कि एक इंश्योरेंस कंपनी से मिलना चाहिए था। ठीक है, अगर आप इन 2 को नहीं भी लेते तो भी अगर आपको 1 लाख मिलते तो 2 को लेने के बाद भी आपको 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसलिए मल्टी इंश्योरेंस क्या कराने की जरूरत है? ये बेसिकली तब कराते हैं जब है ना अलग-अलग कॉजेज हो जाते हैं। जैसे एक से मैंने फायर इंश्योरेंस ले लिया, एक से मैंने ले लिया कोई और तरीके का इंश्योरेंस ले लिया, तो मैंने एक ही चीज के 2-4 अलग-अलग तरीके के इंश्योरेंस रख दिए। आग लगी तो इस कंपनी को पकड़ना है, फ्लड आया तो इस कंपनी को पकड़ना है, अर्थक्वेक आया तो मुझे इस कंपनी को पकड़ना है। तो इस वजह से मैं कई इंश्योरेंस ले लेता हूं, बाकी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलो आखिरी बात करते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अब आपने इंश्योरेंस करा लिया तो अब आप हवा में ले रहे हो। यानी कि मान लो मैंने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा, फायर इंश्योरेंस, तो मैंने कहा अब तो इंश्योरेंस है, खुली आग जला, अरे लगन दे आग, आग अगर लगनी जाएगी तो भी मेरे को क्या लेना देना, कंपनी पैसा दे देगी आपको। तो ये वाले केस नहीं होते। अगर आपने किसी चीज का इंश्योरेंस कराया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करें जैसे कि आप इंश्योरेंस नहीं कराते तो इस्तेमाल करते। समझ रहे हो? यानी कि बिफोर इंश्योरेंस आप उसको जैसे ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे आप उसको वैसे ही करो। बाद में अगर पाया गया कि आपकी गलती है तो हम नहीं देंगे। जैसे फायर इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया तो भैया हम दे देंगे। अब आपने कहा कि भैया मेरे तो इंश्योरेंस था तो मैं तो तुल्ली लगा के अंदर फेंक गया, फायर इंश्योरेंस है, आग लगने की वजह से हो गया काम। तो इस कंडीशन में आपको नहीं मिलता है कोई भी पेमेंट। वो आग नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है, वो आग अपने आप लगनी चाहिए, वो आग किसी और वजह से लगनी चाहिए। आपने अगर जान करके आग लगाई है तो फिर आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा। समझ में आ गया? तो ये 7 चीजें हैं, ये 7 प्रिंसिपल हैं जो कि इंश्योरेंस के होते हैं और जब भी आप इंश्योरेंस लें इन सातों चीजों को एक-एक करके ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो आई होप सवाल को आपको समझ में आ गया होगा। ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अपन ने खत्म कर रहा है। अगली वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को कवर करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स चाहिए? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।